नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड के ऊर्जा प्रदेश बनने का रास्ता तैयार। राज्य आंदोलनकारी आरक्षण को सब कमेटी। उत्तराखंड में हर आने वाली गाड़ी में डस्टबिन जरूरी। हाईकोर्ट। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि में बने 4,365 घर टूटेंगे। मुक्तेश्वर और धारी में सबसे महंगी हो जाएगी जमीन। हल्द्वानी में कोहरे की दस्तक के साथ पारे में गिरावट। पुलिस प्रशासन की ओर से लागू की गई व्यवस्था, बीट सिपाहियों के हवाले होगी गांवों की सुरक्षा। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी, स्कूलों में प्री मेडिकल की कराई जाएगी तैयारी। नैनीताल बैंक के कर्मियों ने सीएमसी की मुलाकात। रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। 5 बाल्डों का भूगोल और 20,000 के बदलेंगे ठिकाने। अतिक्रमण टूटने से राजनीतिक समीकरण भी बदलेंगे। एमबीपीजी महिला कॉलेज में 4 घंटे में 181 नामांकन पत्र बिके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी। स्थानीय उत्पादों के लिए बनेंगे गोदाम। पहाड़ पर रोडवेज बसों को शुल्क में छूट। इंटर तक के छात्रों को मिलेंगी मुफ्त किताबें। मॉडल के रूप में विकसित किए जाएंगे 20 आईटीआई। मंसूरी चिंतन शिविर के रोड मैप पर सैद्धांतिक सहमति। एलटी सहित 8 भर्ती परीक्षाओं में नहीं मिली कोई बड़ी गड़बड़ी। छात्र संघ चुनाव को आयु सीमा में कोर्ट से 2 वर्ष की रियायत। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले। उत्तराखंड में 20 मॉडल आईटीआई बनेंगे। 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को मिलेंगी मुफ्त किताबें। उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी। बूढ़ी बद्री केदार की तर्ज पर जागेश्वर और महासू देवता का बनेगा मास्टर प्लान। सचिवालय सुरक्षा सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी। बंदियों के दंडादेश का निलंबन संशोधन नियमावली स्वीकृत। लोक निर्माण में तकनीकी समग्र ढांचे का पुनर्गठन। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की अब कोर विश्वविद्यालय से जाना जाएगा। प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी। दिव्यांग जनों को 25 लाख तक की जमीन लेने पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% छूट। पार्किंग नियमावली को हरी झंडी। राजस्व परिषद अनुभाग अधिकारी सहायक राजस्व आयुक्त की नियमावली को मंजूरी। यूएस नगर में सिडकुल के अधीन 5 सड़कें लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित। उत्तराखंड सरकार ने हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर नई हाइड्रो पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। नई नीति में लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना पर लाइसेंस फीस समेत कई रियायतें दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसले लिए गए। मंगलवार को सचिवालय में हुई बैठक के बाद गोपन सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने हिमाचल की तर्ज पर नई हाइड्रो पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। ऊर्जा सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि राज्य में हाइड्रो पावर की स्थापना के प्रति मेगावाट 25 लाख रुपए की लाइसेंस फीस थी। अब इसे प्रति मेगावाट 1 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही 25 मेगावाट की परियोजना के लिए यूपीसीएल के साथ पीपीए अनिवार्य कर दिया गया, जबकि बिजली की दर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से तय की जाएगी। नई पॉलिसी में परियोजना की अवधि 40 साल रखी गई है। राज्य में परियोजना शुरू होने की अवधि परियोजना कमीशन होने के दिन से मानी जाएगी। पहले परियोजना आवंटन के दिन से ही 40 साल की अवधि की गणना होती थी। नई पॉलिसी हाइड्रो पॉलिसी के तहत निवेशक को यह भी छूट होगी कि जिस स्थान पर वह परियोजना लगाएगा वहां निकलने वाली मटेरियल का उपयोग कर सकेगा और वहां पर स्टोन क्रेशर भी लगा सकेगा। परियोजना से 12% रॉयल्टी मिलेगी। ऊर्जा सचिव ने बताया कि राज्य की पॉलिसी हिमाचल के समान बनाई गई है। हिमाचल में लाइसेंस फीस के साथ ही अन्य नियम बेहद सरल है। ऐसे में लोग उत्तराखंड में परियोजना लगाने नहीं आ रहे, इसलिए हिमाचल जैसी पॉलिसी लागू की जा रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना की स्थापना हर राज्य को 12% रॉयल्टी के रूप में निःशुल्क मिलेगी। राज्य में जल विद्युत परियोजना लगाने के इच्छुक ऐसे आवेदकों को वन टाइम सेटलमेंट के तहत एक मौका दिया जाएगा जो पहले परियोजना स्थापित नहीं कर पाए। ऐसे लोगों की लाइसेंस फी माफ की जाएगी। नई शर्तों के अनुसार यह परियोजना स्थापित कर सकेंगे। हल्द्वानी में 4,365 परिवारों को 29 एकड़ रेलवे भूमि पर बने अपने घर खाली करने होंगे। रेलवे भूमि अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना निर्णय सुनाया। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति आरसी खुल्लू की खंडपीठ ने रेलवे से अतिक्रमणकारियों को 1 हफ्ते का नोटिस देकर अतिक्रमण ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। खंडपीठ ने इस मामले में 1 नवंबर को सुनवाई होने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 9 नवंबर 2016 को हाईकोर्ट में हल्द्वानी के गोलाबाग निवासी रविशंकर जोशी ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा था कि रेलवे भूमि पर अवैध कब्जा है जिसे हटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 10
सप्ताह के भीतर रेलवे की जमीन में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा था कि जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उन्हें रेलवे पीपी एक्ट के तहत नोटिस देकर जन सुनवाई करें। सुनवाई के दौरान पूर्व अतिक्रमणकारियों की तरफ से कहा गया कि रेलवे ने उनका पक्ष नहीं सुना, इसलिए उन्हें भी सुनवाई का मौका दिया जाएगा। उधर रेलवे ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सभी अतिक्रमणकारियों को पीपी एक्ट के तहत नोटिस जारी कर सुना गया। वही राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि यह भूमि राज्य सरकार की नहीं, रेलवे की है। पूर्व में कोर्ट ने सभी अतिक्रमणकारियों से अपने अपनी आपत्ति पेश करने को कहा था। पुष्कर सिंह धामी ने सरकार राज्य आंदोलनकारी की सरकारी नौकरियों में 10% क्षति आरक्षण का लाभ देने के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी सभी पहलुओं की पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को देगी। हाईकोर्ट के रोक के बाद आंदोलनकारियों को अगस्त 2013 से सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मार्च 2018 में हाईकोर्ट ने आंदोलनकारियों को मिल रहे आरक्षण का लाभ से संबंधित जियो नोटिफिकेशन और सर्कुलर को भी खारिज कर दिया था। हालांकि दिसंबर 2015 में हरीश रावत सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित कर राजभवन को भेजा था, लेकिन पहले 7 साल से यह विधेयक राजभवन में लंबित पड़ा है। 22 सितंबर 2022 को सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल पर इस विधेयक में जरूरी संशोधन करने के लिए राजभवन से वापस मंगाया गया। सरकार विधेयक के संशोधित ड्राफ्ट पर न्याय का परामर्श लिख चुकी है। आंदोलनकारियों को वर्ष 2004 में एनडी तिवारी सरकार में आरक्षण का लाभ मिला था। तब 7 दिन से अधिक जेल में रहने वाले अथक घायलों को डीएम के मार्फत सीधी नौकरियां दी गई थी। वही 7 दिन से कम जेल में रहने वालों को 10% आरक्षण का लाभ दिया गया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में प्लास्टिक के कचरे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीपी सांघवी, न्यायमूर्ति आरसी खुलवे की खंडपीठ ने कहा कि हम इस प्रदेश को साफ सुथरा देखना चाहते हैं, इसलिए समाज को जागरूक करना जरूरी है। कोर्ट ने उत्तराखंड में आने वाली हर गाड़ी में फोल्डेबल डस्टबिन लगाने के निर्देश दिए। कमिश्नर कुमाऊं और गढ़वाल को निर्देश दिए गए। पूर्व के आदेशों का पालन करते हुए सभी जगहों पर सॉलिड वेस्ट फैसिलिटी का संचालन अगली तिथि तक करना सुनिश्चित करें। कोर्ट ने अपने मामले की अगली सुनवाई के लिए फरवरी दूसरे सप्ताह की तिथि नियत की है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कमिश्नर कुमाऊं, कमिश्नर गढ़वाल, सचिव वन एवं पर्यावरण सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। कुमाऊं में कमिश्नर ने कोर्ट को बताया कि कुमाऊं में 782 वेस्ट स्पॉट में से 500 स्पॉट को साफ कर दिया गया है। कूड़ा निस्तारण के लिए सभी डीएम एसडीएम को आदेश दिए गए हैं। कमिश्नर गढ़वाल ने बताया कि रुद्रप्रयाग और चमोली को छोड़कर बाकी जिलों में निस्तारण कर दिया गया है। नैनीताल जिले में जमीनों के सर्किल रेट बढ़ने जा रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार सबसे ज्यादा बढ़ोतरी धारी और मुक्तेश्वर के सर्किल रेट में की जाएगी। यहाँ मौजूदा सर्किल रेट से करीब 30% बढ़ोतरी के प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया। यदि ऐसा हुआ तो मुक्तेश्वर सड़क से लगते इलाकों में सरकारी सर्किल रेट की 7,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच सकता है। वहीं हल्द्वानी के गोलापार सहित आसपास के सभी इलाकों में करीब 10 से 20% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं बढ़ी हुई दरें नए साल से लागू हो सकती हैं। 2 सालों से सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए थे। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि इस बार 1 जनवरी से सर्किल रेट में बढ़ोतरी की जाएगी। इस संबंध में जिला में प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। देहरादून में मूल्यांकन समिति की बैठक भी हो चुकी है। नैनीताल जिले के धारी, मुक्तेश्वर, रामगढ़ में सर्किल रेटों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। दरअसल इन इलाकों में बाहरी राज्यों से काफ़ी संख्या में लोग जमीन खरीद रहे हैं, इसलिए हिमालय व्यू वाले इलाकों में सर्किल रेटों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। मुक्तेश्वर में सड़क से लगते इलाकों में इस समय सर्किल रेट 6,000 प्रति वर्ग मीटर है। वहीं धारी में 5,000 वर्ग मीटर चल रहा है। हल्द्वानी पुलिस प्रशासन की ओर से बीट पुलिसिंग लागू कर दी गई है। एक और बीट सिपाही को खुली छूट दी गई तो दूसरी ओर उन्हें कठिन जिम्मेदारी भी सौंपी गई। बेहतर कार्य करने वाले बीट सिपाही के लिए इनाम तो खराब काम करने वाले की सजा का प्रावधान भी रखा गया। बीट पुलिसिंग को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके, इसके लिए बहुउद्देशीय भवन में बैठक हुई, जिसमें डीआईजी नीलेश आनंद भरणे, एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट, एसएसपी उधम सिंह नगर मंजूनाथ, टीसी एसपी सिटी हरवंश सिंह, सीओ भूपेंद्र धोनी ने सिपाहियों को बीट रिपोर्टिंग की जानकारी दी। डीआईजी ने कहा कि बीट पुलिस को अपने क्षेत्र में कार्य करने, सुरक्षा बनाए रखने को पूरी छूट दी गई, लेकिन उन्हें दी गई जिम्मेदारी को गंभीरता से पूरा करना होगा। बीट पुलिस के कार्य में थानेदार हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन बीट सिपाही को प्रत्येक 15 दिन में 9 बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। एसएसपी भट्ट ने कहा कि पुलिस प्रशासन बीट सिपाही के नंबरों का प्रचार प्रसार करने में सहयोग करेगा। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने कहा कि बीट रिपोर्टिंग में महज यह बदलाव है कि इसे बुक के बजाय मोबाइल से पूरा करना होगा। नैनीताल बैंक को निजी हाथों में बेचने के निर्णय के खिलाफ बैंक के अधिकारी व कर्मचारी आंदोलन कर रहे। इसी क्रम में मंगलवार को नैनीताल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के सदस्यों ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। नैनीताल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर कन्याल व महासचिव पीयूष दयाल ने मुख्यमंत्री से बैंक के निजीकरण पर रोक लगाने की
कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि नैनीताल बैंक कर्मचारी बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय चाहते हैं। यदि नैनीताल बैंक को निजी हाथों में बेचा गया तो उत्तराखंड की मूल पहचान खत्म हो जाएगी। साथ ही नैनीताल बैंक में काम कर रहे कर्मचारियों व अधिकारियों पर भी इसका गलत असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री इस मामले को उचित फोरम पर उठाने और बैंक के निजीकरण को रोकने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया। इसमें 11 साल पुराने नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम का रूप बदलना तय है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होने पर निगम क्षेत्र के 5 वार्डों का भूगोल बदलेगा, जबकि 20,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित होने की बात कही जा रही है। इन लोगों को नया ठिकाना तलाशना होगा। हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का मामला कई सालों से चर्चा में है। 2016 में आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा कोर्ट में दायर की गई याचिका के बाद से लगातार मामला चल रहा है। वहीं रेलवे और प्रशासन की ओर से अतिक्रमण की जद में आ रहे क्षेत्रों का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की गई। सर्वे की कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को लोगों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। जानकारी के अनुसार वार्ड 24, 25, 26, 32 और 33 अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं, जिसमें प्रभावित वार्डों के कुछ हिस्सों का अस्तित्व पूरी तरह खत्म होना ही बात की जा रही है। उधर हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि कानून की लड़ाई कानूनी तरह से लड़ी जाएगी। रेलवे भूमि में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होती क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। राजनीतिक पंडितों की माने तो इस कार्रवाई से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीते चुनाव में क्षेत्र से पार्टी की अच्छी सफलता मिलती रही है। बीते चुनाव की बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक सुमित हृदय को इन क्षेत्र में 14,000 से अधिक वोट मिले थे। वहीं भाजपा 1,000 से भी कम वोट में सिमट गई थी। इसलिए पूर्व के चुनाव में इस तरह की समीकरण देखे गए हैं। भविष्य में क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण कैसे बनते हैं, यह प्रभावित लोगों के विस्थापन पर भी निर्भर करेगा। एमबीपीजी कॉलेज में चुनावी आचार संहिता के मद्देनजर मंगलवार को दिन भर दीवार, गेट, परिसर आदि में चस्पा की गई प्रत्याशियों की प्रचार सामग्री हटाने का काम भी चलता रहा। खुद चीफ प्रोटेक्टर डॉक्टर संजय खत्री इसकी अगुवाई करते थे। वहीं चुनाव समिति में प्रभारी डॉक्टर CS नेगी की मौजूदगी में दिन भर पहचान पत्र आदि से संबंधित दस्तावेज के संकलन में लगी रही। छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना के तहत डिग्री कॉलेज में मंगलवार को नामांकन पत्रों की बिक्री प्रक्रिया शुरू कराई है। करीब 4 घंटे में एमपीपीजी कॉलेज में रिकॉर्ड तोड़ 161 महिला डिग्री कॉलेज में 20 पर्चे खरीदे गए। हैरानी की बात यह है कि एमपीपीजी में अध्यक्ष पद के लिए 7, कला संकाय प्रतिनिधि पद के लिए 68 नामांकन पत्र बिक गए। हालांकि इनमें से कितने चुनाव मैदान में उतरने हैं, यह अगले 2 दिन में साफ होगा। दोनों कॉलेजों में आज बुधवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। मंगलवार सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चली नामांकन पत्रों की बिक्री प्रक्रिया में एमपीपीजी सबसे पहले छात्रा उपाध्यक्ष पद के लिए गीता कुंवर, उपाध्यक्ष पद के लिए संस्कार रस्तोगी, कोषाध्यक्ष पद के लिए ऋतिक साहू, सांस्कृतिक सचिव पद के लिए प्रकाश संबल ने पर्चा खरीदा। नैनीताल रोड की तरफ बने हुए काउंटर से दोपहर में एबीवीपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कौशल बिरखानी समेत अन्य उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदा। वहीं महिला कॉलेज के कक्ष संख्या 7 में अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई की रिंकी, एबीवीपी के शिवानी कार्की समेत दोनों संगठनों के पूरे पैनल ने अलग अलग पदों के लिए नामांकन पत्र खरीदे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड की लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादों के लिहाज से मौजूदा बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उत्पादों के सही रखरखाव के लिए जगह जगह गोदाम, कोल्ड चेन, कंटेनर कार्गो और ट्रक टर्मिनल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसी काम में सहयोग करने वाले निवेशकों को राज्य सरकार की ओर से कई प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इस संबंध में उद्योग विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि राज्य में लॉजिस्टिक नीति लागू होने से निर्यातकों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी, जिसके तहत राज्य में आंतरिक परिवहन प्रणाली, बिजली लाइन, संचार सुविधा, पानी, सीवरेज, फायर, पार्किंग, बेइंग, ब्रिज, चिकित्सा केंद्र जैसी सुविधाओं को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत राज्य में वेयर हाउस, कोल्ड चेन, ट्रक टर्मिनल, चालक विश्राम सुविधा, एयर कार्गो आदि का विकास किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में निवेश करने वाले निवेशकों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। इस नीति के तहत राज्य लॉजिस्टिक सेल और राज्य लॉजिस्टिक समन्वय समिति का भी गठन किया जाएगा। सेल के अध्यक्ष प्रमुख सचिव उद्योग, जबकि समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। नई नीति का प्रमुख उद्देश्य राज्य में सुविधाओं का विकास, हर प्रदेश के उत्पादों को आसानी से बाजार उपलब्ध कराना है। सचिव उद्योग डॉक्टर पांडे ने बताया कि वर्ष 2021 में बुनियादी सुविधाओं की कमी के बाद उत्तराखंड से 16,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया। ऐसे में सुविधाओं का विकास कर निर्यात को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। इसी सोच के साथ सरकार राज्य भर में बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता में रख रही है। निवेशकों को प्रोत्साहन के क्रम में कई तरह की सब्सिडी दी जा रही है। ग्रीन लॉजिस्टिक के लिए 20 सब्सिडी, जबकि लॉजिस्टिक पार्क व ICD बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये तक की परियोजना पर 8 करोड़
रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि 50 से 150 करोड़ तक की परियोजना पर 24 और 150 करोड़ से ऊपर की परियोजना में 32 करोड़ की सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सरकार ने लॉजिस्टिक नीति के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में वेयर हाउस बनाने पर 2.5 करोड़ रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 5 करोड़ रुपये के निवेश पर 20% की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। माल वाहक वाहनों की पार्किंग के लिए ट्रक टर्मिनल बनाने पर 20% और 5,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में कोल्ड स्टोरेज बनाने के निवेश पर 15% की सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है। देहरादून कैबिनेट ने सिटी बसों को मोटरयान शुल्क में 7% राहत प्रदान कर दी है। अब तक सिटी बस संचालक इस मद में प्रति सीट 50 मासिक 50 रुपये का शुल्क चुकाते थे। पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित रोडवेज की बसों को इस पर 75% छूट दे दी गई है। प्रदेश में संचालित सिटी बस चालकों को पहले प्रति सीट मासिक 100 रुपये का मोटरयान शुल्क देना पड़ता था, जिस सरकार 2 साल पहले घटाकर 50 रुपये कर चुकी थी। अब शहरों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा बढ़ाने के सरकारी शुल्कों को 7% खत्म कर दिया। इससे औसत एक बस संचालक को महीने में 1,500 तक राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार को इस मद में सालाना 27 लाख रुपए का नुकसान होगा। महानगर सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडियाल ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार सिटी बस संचालकों को अपना बस बेड़ा सीएनजी में बदलने में मदद करे, बिना इसके सिटी बस सेवा को मजबूत करना संभव नहीं होगा। इसी तरह पहाड़ों में संचालित परिवहन निगम की बसों को इस मद में दी जा रही छूट 50% से बढ़ाकर 75% कर दी गई, जिससे राज्य सरकार को 2.27 करोड़ रुपये का राजस्व का नुकसान होगा। सचिव बेगोली ने कहा कि उक्त निर्णय केंद्र सरकार के अर्बन रिफॉर्म की नीति के तहत किया गया है। शहरी विकास और आवास विभाग पहले ही अपने विभागों से संबंधित सुधार लागू कर चुके हैं। राज्य के युवाओं को कौशल विकास में विशेषज्ञ बनाने के लिए 20 राजकीय औद्योगिक शिक्षण संस्थान ITI को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे भविष्य में यहां पढ़ने वाले छात्रों के रोजगार स्वरोजगार की तरह राह आसान हो जाएगी। उत्तराखंड में कुल 91 ITI हैं। पहले चरण में राज्य सरकार इसमें 20 ITI को कर्नाटक के तर्ज पर विकसित करेगी। सरकार ने इनमें उन ITI को शामिल किया है जहाँ छात्रों के साथ ट्रेंड स्टाफ भी है। सरकार भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर युवाओं को उनके घरों के पास के ITI में ही गुणवत्तापरक व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए कवायद शुरू कर रही है। इससे उद्योगों की मांग के अनुसार छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले चरण में ITI विकसित किए जाएंगे, जिनमें हरिद्वार, कालसी, चिन्यानी, उत्तरकाशी, सल्ट महादेव, कोटद्वार, पोखरा, चंबा, गोपेश्वर, दिनेशपुर, गदरपुर, खटीमा, जसपुर, रामनगर, डांडी, ओखलकांडा, अस्कोट, खेतीखान, चंपावत और जैंती में स्थित संस्थान शामिल है। उत्तराखंड में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त किताबें मिलेंगी। यह लाभ कक्षा 9 से 12वीं तक के सामान्य OBC वर्ग के छात्रों को मिलेगा। शेष छात्रों को सुविधा पहले से मिल रही है। कैबिनेट बैठक के बाद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि अब तक प्रदेश में सरकारी और शासकीय स्कूलों में कक्षा 8 तक के सभी छात्रों को मिड डे मील ड्रेस के साथ कोर्स की किताबें मुफ्त दी जाए। कक्षा 9 से 12वीं तक सिर्फ SC/ST छात्रों को किताबें निःशुल्क मिलती थी। अब सरकार ने आगामी सत्र 2023-24 से यह सुविधा कक्षा 12वीं तक के सभी छात्रों को देने का निर्णय लिया है। इस पर कुल 39 करोड़ 76 लाख रुपए का खर्चा आएगा। कैबिनेट प्रस्ताव के मुताबिक शैक्षिक सत्र 2022-23 में कोविड के कारण सरकार ने इंटर तक के सभी वर्गों के छात्रों को मुफ्त किताबें उपलब्ध कराई थी। इस तरह सरकार ने यह सुविधा आगे बढ़ाई है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इसका लाभ सरकारी और शासकीय स्कूलों में पढ़ रहे 10 लाख से अधिक छात्रों को मिलेगा। सरकार समय पर सभी छात्रों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करा सकेगी। इस बार इसके लिए काफ़ी समय मिल जाएगा। उत्तराखंड LT सहित उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 8 परीक्षाओं में विशेष गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले। इसमें LT के साथ ही व्यक्ति सहायक, कनिष्ठ सहायक, पुलिस रैंकर, वाहन चालक, अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, दूरसंचार परीक्षा शामिल है। रिटायर्ड नौकरशाह RS रावत की कमेटी ने जाँच पूरी कर ली है। जुलाई में स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा लीक के बाद लीक के बाद आयोग ने इस परीक्षाओं पर जांच बैठा दी थी। रिटायर्ड नौकरशाह SS रावत के अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम ने इन परीक्षाओं की जांच पूरी कर ली है। सूत्रों के अनुसार जांच टीम को इन 8 परीक्षाओं में नकल या पेपर आउट होने के बहुत पुख्ता संकेत नहीं मिले। जांच दल ने सभी 8 परीक्षाओं के मेरिट में शामिल अभ्यर्थियों का पिछला रिकॉर्ड जांचा, जिसमें कुछ मामलों को छोड़कर शेष सभी का एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक पाया गया। एक बड़ी शिकायत PS परीक्षा में एक ही जिले के युवाओं के ज़्यादा चयन को लेकर उठाया जा रहा था, लेकिन उसमें भी विशेष गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले। हेमंती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में छात्र संघ चुनाव में लिंग 2 समिति के नियमों को लेकर एक
दावेदार ने हाईकोर्ट का रुख किया। याचिका पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा के एकल पीठ ने उत्तराखंड में प्रस्तावित छात्र संघ चुनाव में उम्र सीमा 2 वर्ष की रियायत देने के आदेश दिए हैं। कोविड के चलते 2 साल छात्र संघ चुनाव नहीं होते। खटीमा महाविद्यालय में महासचिव पद की दावेदारी कर रहे पारस अग्रवाल ने चुनाव लड़ने की उम्र छूट देने के लिए अधिवक्ता महबूब राई और अधिवक्ता सलीम सिद्दीकी के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। पारस को राहत प्रदान करते हुए कोरोना के चलते आयु सीमा में 2 साल की छूट का लाभ देने का आदेश वाइस चांसलर कुमाऊं यूनिवर्सिटी और प्राचार्य खटीमा महाविद्यालय को दिया गया। निवर्तमान निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर डी.के. चंदुला ने कहा कि आदेश की कॉपी मिलने के बाद निर्णय होगा। प्राचार्य प्रोफेसर आर.सी. पुरोहित का कहना है कि इस संबंध में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के पत्र का भी इंतजार है।